नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होगी फेक रिव्यूज की, क्योंकि फेक रिव्यू के धंधे पर अब फंदा कसने वाला है। गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है जिसमें कई अहम बातें कही गई हैं, लेकिन सवाल कुछ होंगे बड़े और अहम कि ये गाइडलाइन कितनी बाध्य होंगी। क्या इसमें जुर्माने का किसी तरह का प्रावधान है या ये सिर्फ एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पर काम करेगी? क्योंकि फेक रिव्यूज यानी कि अब जब हम ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में हैं, हम रिव्यूज पढ़कर ही शॉपिंग करते हैं, घूमने जाते हैं, होटल्स बुक करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, सामान मंगाते हैं। और अगर ये रिव्यूज झूठे हैं या खुद करवाए गए हैं, पैसे देके करवाए गए हैं, गलत तरीके से करवाए गए हैं, तो इसमें ये एक तरीके का धोखा है, आपके हमारे साथ गलत है। और इसी पर अब गाइडलाइंस आते हुए तो इन गाइडलाइंस पे करेंगे चर्चा। कितना अहम है इनके लिए गाइडलाइंस आना और ये गाइडलाइंस कितनी कारगर है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि इन गाइडलाइंस में क्या कहा गया है। तो आइए देखते हैं कि फेक रिव्यूज की गाइडलाइंस क्या कहती है। हर तरह के ऑनलाइन रिव्यू पर लागू होगा। जैसे मैंने कहा आपसे, आप होटल बुक कर रहे हैं, वहां कोई रिव्यू हो रहा है, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, वहां कोई रिव्यू हो रहा है, आप कोई सामान खरीद रहे हैं किसी ऑनलाइन वेबसाइट से, जहां भी आपको रिव्यूज करने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, वहां होगा वेबसाइट, सेलर, प्लेटफॉर्म। अच्छा हाँ, अब अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। सेलर मतलब जो सामान बेच रहा है वो लिखवाता है, वेबसाइट लिखवाती है या कोई प्लेटफॉर्म लिखवाता है, ये सब पर लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर लागू होगा, सेलर तो बच जाएगा लेकिन वेबसाइट पर ही आप बात करेंगे, सब पे लागू होगा। रिव्यू करने वाले का वेरिफिकेशन होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन रिव्यू लिख रहा है, क्या वो वेरीफाइड है या ये सिर्फ एक अनजान से व्यक्ति से आ रहा है, ये करना होगा। रिव्यू मॉडरेशन के लिए भी नियम होंगे कि वो रिव्यू आने के बाद वो किस तरीके से पब्लिश किया जा रहा है, उसे कैसे ठीक किया जा रहा है, मॉडरेट किया जा रहा है, उसका भी नियम बनाया जाएगा। पेड रिव्यू को पेड मार्क करना होगा। अगर आप कहीं से पेड रिव्यूज ले रहे हैं, किसी से पेड रिव्यू करा रहे हैं, तो अलग से मार्क करना होगा कि ये रिव्यू पेड है। और साथ में फेक रिव्यू को हटाना भी वेबसाइट का जिम्मा होगा। अगर फेक रिव्यू आपके यहाँ आ रहे हैं तो ये वेबसाइट की जिम्मेदारी होगी कि वो उसको फिल्टर करे, हटाए। रिव्यू हटाने के लिए भी गाइडलाइंस अलग से हैं कि किस तरीके से रिव्यू को हटाया जाएगा। फ्लैग ऑफ करने के बटन की भी बात करें। अगर आपको हमें लगता है कि ये जो रिव्यू हम पढ़ रहे हैं वो रिव्यू गलत है, इन्फ्लुएंस्ड है या पैसे देके लिखाया गया है, तो आप उसे फ्लैग ऑफ कर सकते हैं। तो ये वो गाइडलाइंस हैं जो फेक रिव्यू को लेकर आई हैं। अब इन गाइडलाइंस में कितना दम है, कितनी ताकत है, फेक रिव्यू को किस हद तक रोक पाएंगी, क्या कुछ और करने की जरूरत होगी। इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एक बड़ा सवाल रहता है। उस लेवल पे गाइडलाइंस कैसी है और क्या जो भी वेबसाइट्स हैं, सेलर्स हैं, वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे या फॉलो करवाने के लिए क्या और कुछ करना होगा। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है सोशल एम्पलीफायर के फाउंडर विवेक नाथवानी, साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल और कंज्यूमर लॉयर रेखा अग्रवाल। तो चलिए बातचीत की शुरुआत पवन दुग्गल साहब से हम करते हैं। दुग्गल साहब, एक और गाइडलाइन आ गई है। गाइडलाइंस काफी निकल रही है इन दिनों देश में, लेकिन अगेन ये गाइडलाइन ही है। ये शायद जितना मैं समझ पा रहा हूं उनको देख के कि ये पूरी तरीके से एक्शनेबल नहीं है। मतलब आप इन्हें फॉलो करें तो एक तरह के फॉलोइंग गाइड है। क्या ये उस तरीके से इंप्लीमेंट होंगी? क्या इनके अगेंस्ट में कोई पीनल एक्शन हो सकेगा? क्यों कोई इन्हें मानेगा? देखिए, गाइडलाइंस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि वो दिशा निर्देश देती हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो क्या क्या कदम उठाएं आगे बढ़ने के लिए। अब दूसरी दृष्टिकोण से अगर आप देखूं तो ये गाइडलाइंस कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार दे रही है ताकि आपके प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट है वो कानून के अधीन हो, कानून के अनुसार हो। अगर आप इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो वैसे तो देखिए, गाइडलाइंस की उतना औचित्य, उतना महत्व नहीं होता जितना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का होता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे तब आप वो ड्यू डिलिजेंस या सावधानी नहीं बरत रहे जो कानून आपसे उम्मीद करता है कि आप बरतेंगे सेक्शन 79 भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में। और अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद इस बात पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि एज एन इंटरमीडियरी, एज ए सर्विस प्रोवाइडर, आपके पास जो सुरक्षा कवच कानून ने आपको प्रदान कर रखा है सेक्शन 79 आईटी एक्ट में, वो आपसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि रूल 7 भारत के आईटी रूल्स 2021 कहते हैं कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर्स होने के नाते, इंटरमीडियरीज होने के नाते आईटी रूल्स का पालन नहीं करते
तब आपके ऊपर न केवल आपका सुरक्षा कवच छीन लिया जाएगा बल्कि साथ ही साथ आप पर मुकदमे भी किए जा सकते हैं। लेकिन माइंड यू, ये रूल 7 केवल आईटी रूल्स के लिए है, ये गाइडलाइंस आईटी रूल्स का हिस्सा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मेजर इम्पैक्ट आने वाला है इन गाइडलाइंस के माध्यम से। हाँ, ये गाइडलाइंस कह रही हैं आप सत्य बात करो, सत्य कदम करो, सत्य चीजें करो, नो प्रॉब्लम, बट ये नहीं बता रही कि अगर सत्य आपने नहीं करके झूठ किया तो आपको किस तरह की जेल का सामना करना पड़ेगा। वहां पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो गाइडलाइंस हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी है, डेफिशिएंसी है। और अगर ये ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के तौर पर आते तब वो आईटी एक्ट का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि अगर रूल्स बनते हैं आईटी एक्ट के तहत तो वो रूल्स भी आईटी एक्ट का हिस्सा माना जाते हैं। तो देखिए, उद्देश्य बड़ा अच्छा है, दिशा में हम सही जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो कंटेंट है वो सैनिटाइज हो, रिव्यूज झूठे ना हो, लोगों को डिसेप्शन ना किया जा सके, उन्हें धोखेधड़ी में ना डाला जा सके। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो जो पीनल एक्शन की आवश्यकता है, इफेक्टिव एनफोर्समेंट की आवश्यकता है, वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगती है। तो इसलिए बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं कि बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आ पाएगा वर्तमान सिनारियों में इन गाइडलाइंस के माध्यम से। जी हाँ, जैसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अभी जिस तरह का पेनलाइजेशन हमने देखा, अगर उस तरह की कोई बात होती तो वाकई में लगता है कि दांत अच्छे तगड़े हैं। लेकिन चलिए, फिर भी विवेक नाथवानी साहब, ये गाइडलाइंस आई तो हैं, बहुत कुछ कह रही है कि एक लिखवाने वालों को क्या करना होगा, लिखने वालों को क्या करना होगा, पब्लिश जो कर रहे हैं उनके क्या नियम कायदे कानून होंगे। और ये बात भी सही है कि इन दिनों हम बहुत कुछ करते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, चाहे हम कहीं होटल बुक करा रहे हैं, चाहे हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, चाहे हम सिर्फ परचेजिंग कर रहे हैं सिंपल, और उसमें रिव्यूज का बहुत महत्व है। आपको और हमें भी पढ़ के पता लग जाता है कई बार कि ये रिव्यू शायद ठीक नहीं है या ये पेड रिव्यू हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से हम उसको शायद पहचान नहीं पाते, और बहुत सारे लोग तो बिल्कुल नहीं। क्या ये गाइडलाइंस उस लेवल पे जाके कुछ कर पाएगी जहां पर कम से कम वो छटनी की प्रोसेस हो, अगर कोई पीनल एक्शन ना हो तो? बहुत अच्छा सवाल है ये। बेसिकली आइडिया क्या है यहाँ पे कि ये गाइडलाइन के थ्रू एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाया जाए। ये जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है गवर्नमेंट के द्वारा, वो सभी को एक ही पहलू पे लाके खड़ा कर देगी कि जो रिव्यूज हैं वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है और वो फेक नहीं है। कभी कभार क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर अच्छे रिव्यूज देखकर बहक जाता है, उसके मन में वो एक लालसा या एक ग्रीड हो जाती है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा क्योंकि इसके इतने अच्छे ज्यादा रिव्यूज हैं तो खरीद लेना चाहिए। पर बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स आज टायर 2 या टायर 3 सिटीज में जो सिर्फ रिव्यूज के आधार पर ले लेते हैं। कुछ लोग आज भी वो रिव्यूज को समझ ही नहीं पाते। कोई भी कॉमन आदमी होगा, उनकी एक रिव्यू लिखने की एक स्टाइल या पैटर्न डिफरेंट होती है। अगर आप किसी से प्रोफेशनली पेड मॉडल के थ्रू लिखवा रहे हैं तो उनका अप्रोच और स्टाइल डिफरेंट होगा। तो यही कहीं ना कहीं ये जो ब्रिज है उसको ये जो गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट ये गाइडलाइन के थ्रू। ऑफ कोर्स जैसे हमारे एक वन ऑफ आवर कॉलीग्स जो है यहाँ पे इस शो में, उन्होंने सजेस्ट किया कि बहुत सारे लूप होल्स है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको आंसर किया जा सकता है और एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव यही है। और साथ साथ दूसरा भी क्या है कि जो ई कॉमर्स बूम है ना ही इंडिया में पर ग्लोबली, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया जा रहा है, ना कि कंज्यूमर्स या ना कि कंपनीज को। बेसिकली ऐसा कोई लाइसेंस राज या वो ऐसा कुछ कहीं पे कर ही नहीं रहे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये गाइडलाइन है जिसको फ्यूचर में लॉ के रूप में पब्लिश किया जा सकता है, पर ये गाइडलाइन के लूप होल्स हटाने के बाद और कहीं ना कहीं इससे मुझे लगता है एक बार इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा 25 नवंबर के बाद, तो कहीं ना कहीं इसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और ये जो फेक रिव्यूज की जो बहुत सारी बिजनेस चल रही है, इस प्रकार की जो इकोसिस्टम चल रही है, उसको भी कहीं ना कहीं इस माध्यम से कर्ब करने में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी आगे जाके हमें देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है। रेखा जी, जैसे हमने कहा कि अभी तो गाइडलाइंस अनिवार्य नहीं है, आगे जाके अनिवार्य करने की तैयारी। कहा जा रहा है कि इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इसको माना जाएगा अगर फेक रिव्यूज छपते हैं, और फिर उसके तहत जो उस नियम में 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है वो उस पर लागू हो जाएगा। यानी थोड़ा सा घुमा के रास्ता लिया है। क्या आपको लगता है ये इफेक्टिव है? देखिए, मैं यही कहूंगी कि जैसे कि बाकी स्पीकर्स ने कहा, ये एक शुरुआत है। इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, परंतु जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर संशोधन हुआ और उसमें ई कॉमर्स के बारे में स्पेसिफिकली जो है प्रावधान किया गया,
पहले वाले कानून के तहत नहीं था, इतना क्लियर नहीं था। और बाद में जो ई कॉमर्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए, सबके लिए जो है जो नए कानून के तहत प्रोविजन करा गया है। तो ये आपका बिल्कुल ऑब्जर्वेशन सही है, घुमा फिरा के रास्ता किया गया है। गाइडलाइंस का मतलब ये होता है दिशा निर्देश, तो उनको हम एनफोर्स नहीं कर सकते हैं जब तक वो कानून नहीं बन जाए। तो मैं यही कह सकती हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर कोई ई कॉमर्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ई कॉमर्स जो ये करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के जो कंपनी वाले, जो कंपनीज अपने ये चलाते हैं, पोर्टल्स चलाते हैं, ई कॉमर्स के जो साइट्स चलाते हैं, अगर वो इन चीजों का वायलेशन करते हैं, जो आज सरकार ने ये गाइडलाइंस इशू करी है, तो जो कंज्यूमर है वो आखिर के अंदर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल लाचार है और कुछ कर नहीं सकता। वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर कोर्ट्स के अंदर अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है। उसके लिए उसको वकील करने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप बैठ के अपने घर के अंदर कर सकता है, और कंप्यूटर के ऊपर या अपने मोबाइल फोन के ऊपर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और साथ साथ जो 2019 के कानून के तहत जो CCPA बना था, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसके तहत भी अगर ई कॉमर्स का जो बिजनेस करते हैं और वो इन दिशा निर्देश को फॉलो नहीं करते, जिस तरह की चेक्स एंड बैलेंसेस इन रिव्यूज के लिए बनाए गए हैं, अगर उनको फॉलो नहीं करते, तो CCPA जो है उनके पास इतनी पावर है कि वो उसके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन ले सकते हैं, और कंपनीज जो इसको वायलेट करती है उनके ऊपर जो सजा का प्रावधान है, जो पेनल्टी का प्रावधान है, वो लग सकता है। तो मैं यही कहूंगी कि सरकार ने आखिरकार धीरे धीरे उस स्टेप के ऊपर जा रहे हैं, और उम्मीद कर सकते हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे इसके अंदर और पुख्ता कानून जो है वो बन जाएंगे, तो कंज्यूमर जो है और भी ज्यादा सशक्त हो जाएगा। जिसको कहते हैं कि गांधी जी का जो कहना है कि कंज्यूमर इज किंग, वो वाकई में रियलिटी एक दिन जरूर बन जाएगा। अच्छा, मुझे ये कोट नहीं पता था कि ये महात्मा गांधी की तरफ से आता है, कंज्यूमर इज किंग, लेकिन यहाँ पर धन्यवाद आपने बताया। और डेफिनेटली कंज्यूमर इज किंग ये हम हमेशा से बोलते आए हैं, और ये होना भी चाहिए। दुग्गल साहब, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे इसमें लगा, फ्लैग ऑफ वाला। देखिए, अभी भी देश की कई नामी गिरामी ऑनलाइन वेबसाइट जो हैं उनमें ढेरों रिव्यूज छपते हैं। वो दावा भी करती हैं कि हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, हमने एक बड़ी मैन पावर भी लगा रखी है जहां पर हम फर्जी रिव्यूज को निकालते हैं, लेकिन बावजूद उसके आप अगर ध्यान से देखें तो समझ जाएंगे कि ये रिव्यू जो लिखे हैं या तो पेड हैं या फर्जी हैं। अब हो सकता है उनका मैकेनिज्म उतना स्ट्रांग ना हो, या अभी भी लूप होल्स बाकी हों। एक फ्लैग ऑफ करने वाला ऑप्शन दिया, यानी आप और हम भी बता सकते हैं या एटलीस्ट कह सकते हैं कि इस रिव्यू को जरा दोबारा देखिए, हमें लगता है कि ये गलत है। क्या इससे एक थोड़ा बेहतर होगा? ठीक है, कंपनी का अपना सिस्टम है, लेकिन आप हमें भी अगर ये मौका मिलता है कि हम थोड़ा फ्लैग ऑफ करें चीजों को, शायद वो ज्यादा एक बेहतर तरीका होगा। मुझे लगता है फ्लैग ऑफ करने की जो सुविधा है एक बहुत ही अच्छा सरल कदम है। देखिए, कंपनियां तो हमेशा कहती हैं कि मेरा प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, मेरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल ठीक है, और मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन द मोमेंट आप उपभोक्ताओं को फ्लैग ऑफ करने की सुविधा प्रदान करते हैं, तब मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एक और व्यू पॉइंट सामने आ जाता है। और अगर उपभोक्ता इस बात को फ्लैग ऑफ कर सकें कि साहब ये जो रिव्यू है पेड लगता है, गलत है, बेबुनियाद है, तो मुझे लगता है कि एक और आपको पैरामीटर मिल जाता है, ताकि ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने जो प्लेटफॉर्म पर फेक रिव्यूज हैं उसको सैनिटाइज कर सके। जिन पर फ्लैगिंग ऑफ हो रखी है उस पर पुनः से कड़ी नज़र देखी जाए, और अगर उन्हें लगे कि ये बिल्कुल पेड है या फिर मैनिपुलेटेड है, तो उसको अपने प्लेटफॉर्म से निकाल भी जरूर लें। अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर्स भूल जाते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ झूठा या फेक रिव्यू लिखता है जो सत्य से परे है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी करता है, जो स्वयं अपने आप में एक दंडनीय अपराध बन जाता है धारा 468 में, जिसमें 7 साल की सजा है और जुर्माने का प्रावधान है। जब इस प्रकार का रिव्यू का मुख्य उद्देश्य होता है कि आप लोगों को चीट कर सके, गुमराह कर सके, तो कहीं ना कहीं ये फीचर अच्छा है, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज की तरफ से एक और एलिमेंट सामने आ रहा है। आप अपनी कंटेंट मॉडरेशन तो जरूर करिए, लेकिन इस पर भी ज्यादा तवज्जो दीजिए, और जहां जहां फ्लैगिंग हो उसको थोड़ा बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट से देखें। और उस फिलहाल तो अच्छी चीज होती है, किसने फ्लैग ऑफ किया, आप उस फ्लैग्ड ऑफ रिव्यू को तुरंत हटा दीजिए। वाई?
क्योंकि एटलीस्ट आपको समय मिल जाएगा देखने के लिए कि क्या ये सुनिश्चित है, नहीं है, इसमें झूठ का एलिमेंट है या नहीं है। लेकिन इसके लिए भी मुझे लगता है सर्विस प्रोवाइडर्स को अलग प्रकार के अपने मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे। सिर्फ ये नहीं कह सकते आपका फ्लैग ऑफ आया, मैंने पढ़ लिया, मुझे तसल्ली हो गई। भाई आप उसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप जिसने रिव्यू लिखा है उसको आप क्वेश्चनर भेजेंगे, उससे पूछेंगे आप बताइए, सबूत दिखाइए। अब अधिकांश एक होटल क्या करते हैं, झूठे रिव्यूज लिख देते हैं कि मैं यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा, खाना बहुत बढ़िया था। अरे भाई बताइए, आप खाना खाने गए थे तो उसकी पर्ची आपके पास होगी, आपने कितने पैसे पे कर दिए, कहाँ खाना खाया, कुछ अगर आप जैसे कोरॉबरेटिव एविडेंस मांगना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे अधिकांश से फेक ये रिव्यूज हैं उनके साथ कोरॉबरेटिव एविडेंस कुछ मिलना नहीं है, और वो एक बहुत अच्छा टूल बन जाता है जिसके माध्यम से आप इस तरह के रिव्यूज को अपने सिस्टम से, अपने प्लेटफॉर्म से हटा सकते हैं। तो अल्टीमेटली सैनिटाइजेशन की ओर में एक अच्छा कदम रहेगा। राइट जैसा हमने कहा कि अब चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो जहां पर हम अपने विचार रखते हैं, वहां पे भी यही समस्या है कि चीजें कितनी असली है, कितनी नकली है, क्योंकि आपके पास कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता। ये पूरा डिजिटल मामला है, और वही आपके शॉपिंग में जहां आपके पैसे भी खर्च हो रहे हैं, आपकी कमाई जा रही है, वहां पर भी फेक रिव्यूज आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इन चीजों का बेहतर होना जरूरी है, इनके लिए नियम अच्छे और कड़क चाहिए। तो यहां पर विवेक, जैसा मैंने कहा कि चाहे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ले लीजिए, वहां पर भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं। अब तो हम मेटा वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, वो भी सब वर्चुअल होने वाला है। तो क्योंकि कुछ भी कहीं हमारे पास एक रियल इंटरेक्शन नहीं है, हमें डिपेंड होना पड़ता है जो उस तरफ है, उस तरफ की आइडेंटिटी का कोई भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है डिजिटल प्लेटफॉर्म की। क्या लगता है कि इसके लिए कड़े नियम तो चाहिए, लेकिन अभी चाहिए? आप बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं दे सकते, क्योंकि हम ऑलमोस्ट लेन देन, ट्रांजैक्शन, खरीदारी, कहना बोलना सब में डिजिटल हो चुके हैं। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो डिजिटल ई कॉमर्स बूम, और अगर हम डिजिटल शॉपिंग की बात करें तो वो 2014-15 से एक उनकी पीक शुरू हुई, और अभी तो देखें तो एक अलग ही लेवल पे लोग शॉपिंग कर रहे हैं। आगे जाके ई कॉमर्स भी बढ़ने ही वाला है। पहले लोग सिर्फ सोशल मीडिया से प्रभावित होकर शॉपिंग करते थे, आज ई कॉमर्स से प्रभावित हो रहे हैं। साथ साथ अभी रिव्यूज की अगर हम बात करें, क्योंकि आज का पूरा विषय उसी टॉपिक पे है, तो रिव्यूज भी बहुत कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अब इस पूरी मैकेनिज्म को समझने के लिए जो आज हमें गाइडलाइन आई है वो 7 पैरामीटर्स पे डील करती है। इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये 7 पैरामीटर्स जो फोकस किए गए हैं, कहीं ना कहीं वो कोई भी रिव्यू हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या फिर ई कॉमर्स पे हो, उसको वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। साथ साथ अगर आज कोई पेड रिव्यूज कर रहा है तो वो फिर अनसॉलिसिटेटेड रिव्यूज और अनसॉलिसिटेटेड रिव्यूज के अंदर और गाइडलाइन के अंदर उसको फिर उसको अनाउंस करना पड़ेगा कि ये रीजंस है। कहीं ना कहीं जो रिव्यूज आज देने भी वाले हैं, फिर वो आज आम जनता हो हमारे और आपकी तरह, या फिर कोई एक्सपर्ट हो जो पेड रिव्यूज, मतलब पैसे लेकर वो रिव्यूज दे रहा है, तो उसको ना कहीं इसको अनाउंस भी करना पड़ेगा कि ये पेड है, और वो पेड और अनपेड को वो बाइफरकेट कर पाएंगे अपने प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे इसको वो लोग लाइव कर रहे हैं। अब जब ये गाइडलाइन लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात समझने की है कि आज ये गाइडलाइन आई है, इसको कानून होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये एक जो शुभ शुरुआत हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, इसको हमें नकारना नहीं चाहिए। साथ साथ मुझे लगता है क्योंकि फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बाकी ई प्लेयर्स भी इस मार्केट में गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वी शुड बी एक्सपेक्टिंग दिस टू बिकम अ लॉ इन वेरी नियर फ्यूचर। तो मुझे लगता है इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी कुछ लूप होल्स है उसको कवर करना चाहते हैं, साथ साथ इंडस्ट्री का क्या टेस्ट है, क्या सेंटिमेंट है इस गाइडलाइन के ऊपर से, वो भी समझना चाहता है, और जल्द से जल्द मुझे लगता है विद इन 4-5-6 मंथ्स डाउन द लाइन वी शुड बी एक्सपेक्टिंग अ फुल फ्लेज्ड स्ट्रक्चर्ड लॉ दैट कम्स इनटू प्लेस व्हिच विल कैटर द अनपेड एंड पेड रिव्यूज। राइट तो रेखा जी, इसमें एक चीज मुझे लगती है, क्योंकि इस डिजिटल जमाने में हमारे सारे काम बहुत तेजी से होने लगे हैं, आसानी से होने लगे हैं, कम टाइम कंज्यूम करते हैं, क्लिक पर हो जाते हैं, तो फिर इसका जो मैकेनिज्म बने वो भी इतना आसान ही हो, जहां पर आप महज कुछ क्लिक करके कुछ आसान भाषा, आसान शब्द जो सबके, क्योंकि देखिए इतना बड़ा देश है, टियर 1, टियर 2, टियर 3, और अब तो जो ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा हो रही है या ऑनलाइन इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है वो छोटे शहरों से आ रहा है, जहां हम मानते हैं कि अवेयरनेस के लेवल कंपैरेटिवली कम है।
या अभी वो बात उतनी पहुंची नहीं है? क्या ये पूरा जो कानून का जाल है या कह लीजिए नियम कायदे हैं, ये सब बहुत सरल और बहुत इफेक्टिवली जिसमें आप तुरंत से कर सके कि आपने 2-4 जगह बटन दबाया, एक फॉर्म भरा और आपका काम हो गया, आपको कहीं भटकना नहीं है? रेखा जी। हेलो, मुझे आवाज नहीं आई जी, मैं ये कह रहा था, रेखा आप सुन पा रही हैं मुझे? मुझे आवाज नहीं आ रही विपिन जी। शायद रेखा जी तक हमारी बात नहीं। अगर पवन साहब आप मेरा ये सवाल सुन पाए हो? आप सवाल दोबारा से एक बार बताएं। जी, मेरा ये था कि आजकल जितनी ईज हो गई है, चाहे वो आप खरीदारी कर रहे हैं, चाहे आप कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं डिजिटली, तो इसके साथ जुड़े हुए जो नियम कायदे कानून है वो भी उतने ही सरल होने चाहिए और ऑनलाइन डिजिटली उतनी आसानी से आप उनकी कंप्लेंट कर पाएं और उनका रिजोल्यूशन पा पाएं। देखिए, आवश्यकता है कानून जितना ज्यादा सरल हो, साधारण व्यक्ति की भाषा में हो और साधारण व्यक्ति की पहुंच में हो, उतना अच्छा रहेगा। अगर आप बहुत पेचीदा वाले कानून लेकर आएंगे जो बहुत लीगलीज या लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता उससे मीलों दूर हो जाता है और उसको समझ पाने में असमर्थ नहीं रह पाता। इसलिए अब क्योंकि हम इतने ज़्यादा कोविड-19 के बाद इस डिजिटल माध्यम पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, आवश्यकता है कि कानूनों में भी अब बदलाव लाया जाए। मसलन अगर आप भारत का आईटी कानून देख लें, आईटी एक्ट सन 2000 या आईटी रूल्स, तो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं कि आम उपभोक्ता के दृष्टिकोण से वो बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। तो कानून को जितना ज़्यादा हम सरल बनाएंगे और उपभोक्ता को इस तरीके से एम्पावर करेंगे कि वो अपने घर बैठे हुए अपने ही कंप्यूटर से अपने इसी कानून को पढ़ के उसके रेमेडीज का इस्तेमाल कर सके, वो सबसे अच्छी बात होगी। और अगर आपको वकील का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो लाजमी सी बात है आप कहीं ना कहीं और इनडायरेक्ट चैनल बीच में ला रहे हैं। अगर उस चैनल को अगर हटा दिया जाए और ईज ऑफ कन्वीनियंस ला दी जा सके कानून में, ताकि लोग तुरंत, फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिव्यू के बरखिलाफ शिकायत करनी है तो मुझे वकील के पास नहीं जाना, ये कानून इतना सरल लिखा हुआ है, मैं उसके आधार बनाते हुए एक टेम्पलेट का फॉर्मेट इस्तेमाल करता हूँ और मैं खुद उपभोक्ता होने के नाते शिकायत भेज देता हूँ। इस तरह की अगर हम गतिविधियां करेंगे तो सभी उपभोक्ताओं के लिए अच्छा होगा। और ये इसलिए भी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अगले साल भारतवर्ष दुनिया भर के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र होने वाला है। इसलिए जितनी जल्दी हम लोग अपने जनसंख्या को ज्यादा एम्पावर कर पाएंगे सरल कानूनों से, सरल लैंग्वेज से और सरल लीगल रेमेडी से, उतना ही कंज्यूमर एम्पावरमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है कि गाइडलाइंस आई है, लेकिन जैसा हमारे सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, जितना जल्दी, बहुत तेजी से आपने इस डिजिटल वर्ल्ड की, इस ई कॉमर्स की सीढ़ियों को चढ़ा है, बहुत बड़ी जनसंख्या इनसे इंटरैक्ट कर रही है, लेकिन अब उतना ही जल्दी इन्हें सशक्त करना भी जरूरी है क्योंकि ये जो माध्यम है, यहां पर बहुत सारी चीजें छुपी हुई रहती है जो हम देख सुन समझ नहीं पाते। हम सिर्फ एक डिजिटल माध्यम से उनसे इंटरैक्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि गाइडलाइंस आज जो है आगे चल के नियम के तौर पे इंप्लीमेंट होंगी। इनके साथ जुर्माने का भी प्रावधान आएगा, जैसे हमने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर देखा है, जहां पर कंपनियों के लिए बड़ी भारी पेनल्टी आई है। और आई होप कि ये सारे ग्राहकों के लिए सुरक्षा का एक नया कवच बन के उभरेंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार।